बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की, जो कि 26 मई को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में बीए फोर्थ सेमेस्टर का पेपर लगा हुआ, जियोग्राफी का पेपर लगा हुआ है। अगर अभी तक आपने जियोग्राफी में कुछ भी नहीं तैयार किया तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को लेके आए हैं। तो बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको वे सारे प्रश्न मिल जाएंगे जो कि पिछले कई सालों में जियोग्राफी के पेपर में पूछे गए हैं, और यही प्रश्न आपको एग्जाम में आने वाले भी हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों मित्रों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ये प्रश्न जो है संसाधन की परिभाषा, ये प्रश्न बता दें आपको पूछा जाएगा तो 3 नंबर में पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ठीक, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा हल्का फुल्का प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, तो जानते हैं आइए संसाधन की परिभाषा क्या होती है, संसाधन क्या होता है। संसाधन वे प्राकृतिक या मानव निर्मित वस्तुएं, गुण या शक्ति होती हैं जिनका उपयोग मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये भूमि, जल, खनिज, वन, ऊर्जा, जनसंख्या आदि हो सकते हैं। संसाधन आर्थिक विकास और जीवन स्तर सुधार में सहायक होते हैं। तो ये संसाधन होते हैं। ठीक, संसाधन की ये परिभाषा होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको तैयार जरूर करना है। 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाने वाला है। उसके बाद अगला जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आर्थिक क्रिया की परिभाषा। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, आर्थिक क्रिया से क्या आशय है। तो आर्थिक क्रिया वे गतिविधियां होती हैं जिनके वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग शामिल होता है। ये क्रियाएं व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु की जाती हैं। तो आर्थिक क्रिया जो की परिभाषा होती है, आर्थिक क्रिया जो होती है, ये 3 नंबर में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अगला है कि आर्थिक संगठन क्या है। आर्थिक संगठन क्या है। आर्थिक संगठन विभिन्न आर्थिक संसाधनों और गतिविधियों को व्यवस्थित करने वाली संस्थाएं या ढांचे होते हैं जो उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया को सुचारू बनाते हैं। तो आर्थिक संगठन जो होते हैं वो आर्थिक विभिन्न संसाधनों की गतिविधियों को व्यवस्थित करने और या उन्हें ढांचे के रूप में देने, उत्पादन, वितरण और उपभोग प्रक्रिया को सुचारू बनाने का कार्य करते हैं, आर्थिक संगठन कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, तो तैयार आपको ये कर लेना है। उसके बाद कृषि भूमि उपयोग की समस्याएं। कृषि भूमि उपयोग की समस्याएं कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको पढ़ जरूर लेना है। कृषि भूमि उपयोग में समस्याएं जैसे भूमि अपर्याप्तता, भूमि का कटाव, जल संकट, अधिमिश्रण और अत्यधिक रासायनिक उपयोग शामिल हैं, जो उत्पादन और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये कृषि भूमि उपयोग की समस्याएं हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आप, इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, इसको आपको तैयार कर लेना है, पढ़ जरूर लेना है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में जितने सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी प्रश्नों को आपको पढ़ना जरूर है, याद जरूर करना है। अगला है भारत में सूती वस्त्र उद्योग क्या है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग क्या है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। भारत में सूती उद्योग के किन्हीं 4-6 स्थानों के नाम लिखने को आ जाता है। तो ठीक, भारत का सूती वस्त्र उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है। यह पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार का है। मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में केंद्रित है। यह लाखों लोगों को रोजगार देता है। तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग जो है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्यों में स्थित है और ये लाखों लोगों को रोजगार देने का कार्य करता है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, पढ़ जरूर लेना है। ठीक, और भारत में लौह इस्पात, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में लौह इस्पात उद्योग क्या है। लौह इस्पात उद्योग क्या है, भारत में लौह इस्पात उद्योग के किन्हीं 4 राज्यों का नाम लिखिए। ठीक, तो आइए देखते हैं भारत में लौह इस्पात उद्योग क्या है। भारत में लौह इस्पात उद्योग प्रमुख है, जिसमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य मुख्य केंद्र हैं। यहाँ उद्योग भारत के विकास का आधार है, जो कि निर्माण और रक्षा उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। तो ये होते हैं भारत में लौह इस्पात, और झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये राज्यों में मुख्य कर ये पाए जाते हैं। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, तैयार कर लेना है।
उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखें तो पनामा नहर की विशेषताएं क्या हैं। पनामा नहर क्या होता है, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं पनामा नहर की विशेषताएं क्या हैं। पनामा नहर अमेरिका के अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। तो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पनामा नहर जो है अमेरिका के अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। जहाज़ों के मार्ग को 12,000 किलोमीटर तक छोटा करती है या विश्व व्यापार के लिए रणनीति है। ठीक, तो इसीलिए ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पेपर में आ चुका प्रश्न है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है कि आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना। आर्थिक भूदृश्य क्या है, इसकी क्या संकल्पना है। तो आर्थिक भूदृश्य प्राकृतिक और मानव निर्मित तत्वों का ऐसा मिश्रण है जो आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है, जैसे कृषि, उद्योग, आवास आदि। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं, एक बार पढ़ जरूर लेना है, एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद अगला जो वेरी इंपॉर्टेंट कहें तो प्रश्न है आर्थिक क्रियाएं क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। आर्थिक क्रियाएं से आपका क्या आशय, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो आर्थिक क्रियाएं वे हैं जिनमें उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जो मानव आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। वे क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, वे क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ जरूर लेना है, तैयार जरूर कर लेना है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न देखें तो मृदा संरक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं आप इसको, मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण से आपका क्या समझ आशा है, 3 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, तो देखिए मृदा संरक्षण क्या होता है। मृदा संरक्षण भूमि को कटाव, अपरदन और जल संरक्षण से बचाने की प्रक्रिया है, जिससे कृषि उत्पादन स्थिर रहता है और पर्यावरण सुरक्षित रहता है। मृदा संरक्षण कहलाता है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार जरूर करना है, पढ़ जरूर लेना है। ठीक, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं आप, क्या है क्या जनसंख्या एक संसाधन है, स्पष्ट कीजिए। क्या जनसंख्या जो है संसाधन है, स्पष्ट कीजिए। कई बार एग्जाम में आ चुका है। हाँ, जनसंख्या एक संसाधन है क्योंकि यह श्रम, शक्ति, प्रतिभा और उपभोक्ता की भूमिका निभाती है। अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य को जनसंख्या विकास का महत्वपूर्ण आधार बनाती है। तो ठीक, तो देखिए जनसंख्या जो है एक संसाधन है क्योंकि यह श्रम, शक्ति और प्रतिभा का उपयोग करती है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपको तैयार जरूर करना है, पढ़ लेना जरूर है। उसके बाद समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग क्या होता है, आइए देखते हैं। समुद्री मार्ग समुद्र के रास्ते माल और लोगों के आवागमन के लिए उपयोग होते हैं, जो विश्व व्यापार को बड़ा हिस्सा संभालते हैं, समुद्री मार्ग कहलाते हैं। उसके बाद स्वेज नहर का महत्व। स्वेज नहर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर क्या है। स्वेज नहर क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है। 3 नंबर में अधिकांशतः यह प्रश्न पूछा जाता है। तो स्वेज नहर यूरोप और एशिया के बीच व्यापार को आसानी बनाता है। स्वेज नहर जो है एशिया और यूरोप के बीच के व्यापार को आसान करता है, जिससे यात्रा दूरी और कम समय में होती है। यह मध्य पूर्वी व्यापार में महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसका योगदान क्या है, एशिया और यूरोप के बीच व्यापार को आसान कर देता है। तो इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट नहीं तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर है। ठीक, उसके बाद आइसोडोपान कई बार पेपर में आ चुका ये प्रश्न है। तो आप ये 3 नंबर के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं इसको। तो आइसोडोपान ऐसे रेखा होती है जो समान तापमान या वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ती है, जिसका उपयोग जलवायु अध्ययन में किया जाता है। ठीक, तो आइसोडोपान क्या होता है, ये सामान्य तापमान और वर्षा वाले क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, जिससे कि जलवायु का अध्ययन में होता है। इसका प्रयोग जलवायु का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे तो ओपेक का व्यापारिक महत्व क्या है। ओपेक का व्यापारिक महत्व कई बार एग्जाम में आ चुका है। ओपेक से आपका क्या आशय है। तो ओपेक जो होता है विश्व की प्रमुख तेल उत्पादक देशों का समूह है, जो तेल की आपूर्ति नियंत्रित कर वैश्विक तेल कीमतों को प्रभावित करने का कार्य करती है। और अगला प्रश्न देखें तो भूमंडलीकरण क्या है। भूमंडलीकरण विश्व के देशों के आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी रूप से जोड़ने की प्रक्रिया है, जिससे व्यापार और संचार बढ़ता है। भूमंडलीकरण कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण से आपका क्या आशय है। ठीक, उसके बाद आर्थिक भूगोल के उपागम क्या हैं। आर्थिक भूगोल के उपागम क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए आर्थिक भूगोल के उपागम में क्षेत्रीय अध्ययन, प्रणालीगत दृष्टिकोण और क्षेत्रीय विकास जैसे तरीके शामिल होते हैं। आर्थिक भूगोल का उपागम कहलाता है। उसके बाद संसाधन के प्रकार क्या हैं। संसाधन क्या होता है, ये 3 नंबर में तो पूछा ही जाता है, कभी कभी संसाधन के प्रकार भी पूछ लेता है। तो संसाधन प्राकृतिक जैसे कि जल, खनिज, मानव श्रम और पूंजी संसाधन उपकरण में विभाजित होते हैं। तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक,
एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग के लिए एक प्रश्न बन जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है, सदाबहार वनों के वितरण एवं आर्थिक उपयोगों का वर्णन कीजिए। सदाबहार वनों का महत्व क्या है, उसके आर्थिक उपयोग क्या है, वर्णन करना है। इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, कई बार एग्जाम में आ चुका है और अधिकांशतः कभी कभी पूछ भी लेता है। तो सदाबहार वन वे होते हैं जिनके पेड़ पूरे साल हरे रहते हैं। सदाबहार वन कौन से होते हैं, जिनके पेड़ साल भर हमेशा हरे रहते हैं। ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैसे भारत के पश्चिमी घाट, असम और पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाते हैं। सदाबहार वन पर्यावरण स्थिरता बनाए रखते हैं क्योंकि ये मृदा संरक्षण को रोकते हैं और जैव विविधता का आवास है। आर्थिक रूप से ये लकड़ी, गोंद, जड़ी बूटी और रबर जैसे उत्पाद देते हैं। ये वनों में शिकार और पर्यटन उद्योग में भी विकसित होते हैं। ठीक, उसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं आप, जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि डी व्हिटेल्सी के अनुसार विश्व के कृषि प्रदेशों के नाम बताइए तथा किसी एक प्रदेश की व्याख्या कीजिए। तो आइए देखते हैं कि डी व्हिटेल्सी के अनुसार विश्व के कृषि प्रदेशों के नाम क्या हैं और किसी एक को व्याख्या भी करते हैं। तो डी व्हिटेल्सी के ने विश्व के कृषि प्रदेशों के 5 मुख्य प्रकारों में बांटा है। पहला जो है दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में धान, दूसरा है पश्चिम यूरोप में मिश्रित खेती, तीसरा है एशिया अमेरिका में अनाज उत्पादन, चौथा कि भूमध्य सागर क्षेत्र में फल और जैतून, पांचवा है कि अंटार्कटिक क्षेत्र में शिकार एवं मछली पकड़ना। उदाहरण के लिए पश्चिम यूरोप का मिश्रित कृषि प्रदेश जहां धान, गेहूं और पशुपालन साथ साथ होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आने की इसकी संभावनाएं भी बनी हुई हैं, तो इसको आपको तैयार जरूर कर लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि व्यापार में वैश्वीकरण का महत्व बताइए, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वैश्वीकरण से आपका क्या आशय है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है व्यापार में वैश्वीकरण के महत्व को बताइए, उसके महत्व क्या है वैश्वीकरण के। ठीक, तो देखिए वैश्वीकरण ने व्यापार को सीमाओं से मुक्त कर दिया है। इससे देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रम का मुक्त प्रवाह संभव हुआ। वैश्वीकरण के कारण तकनीक और जानकारी तेजी से फैलती है जिससे उत्पादकता बढ़ती है। यह विकासशील देशों को नए बाजार उपलब्ध कराता है और रोजगार के अवसर बढ़ाता है और उपभोक्ताओं को बेहतर विकल्प प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार जरूर कर लेना है, तैयार जरूर कर लेना है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो है कि उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए प्रमुख भौगोलिक कारक की व्याख्या कीजिए। तो उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए प्रमुख भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं उनको स्पष्ट करना है। तो देखिए उद्योगों के स्थानीयकरण में प्रमुख कारक होते हैं कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार के निकट परिवहन सुविधाएं, ऊर्जा स्रोत, श्रम की उपलब्धता और जलवायु। उदाहरण के लिए कोयला आधारित इस्पात उद्योग को कोयला खदानों के पास स्थापित किया जाता है ताकि परिवहन लागत कम हो। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न देखें जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। विश्व व्यापार संगठन का क्या प्रभाव पड़ता है, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व व्यापार संगठन से आपका क्या आशय है। ठीक, तो देखिए विश्व व्यापार संगठन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो विश्व व्यापार संगठन WTO ने विश्व व्यापार को सुगम, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया है। WTO ने व्यापार बाधाओं को कम किया, विवाद समाधान प्रणाली विकसित की और वैश्विक व्यापार नियम बनाए। इससे सदस्य के देशों के बीच व्यापार बढ़ा, निवेश आकर्षित हुआ और विकासशील देशों को विश्व बाजार में प्रवेश मिला। तो ये विश्व व्यापार का संगठन के प्रभाव की व्याख्या है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैंने बता दिया कि आपको तैयार जरूर करना है। और अगला प्रश्न है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे के महत्व का वर्णन कीजिए। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूस में यूरोप और प्रशांत तट को जोड़ने वाली सबसे लंबी रेलवे लाइन है। यह व्यापार, सैन्य और यात्री परिवहन के लिए रणनीतिक है। इस रेलवे ने रूसी आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभाई है, दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ा और एशिया यूरोप के बीच व्यापार को सुगम बनाया है। तो अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखें। तो अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है वो है संसाधनों का कार्य अर्थ संकल्पना वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो देख जरूर लेना है। आइए देखते हैं क्या होता है। संसाधन वे प्राकृतिक या मानव निर्मित वस्तुएं हैं जिनसे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। संसाधन को प्राकृतिक, मानव
और पूंजी संसाधन में वर्गीकृत किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज, मानव संसाधन, श्रम और प्रतिभा, पूंजी संसाधन, उपकरण और मशीनें संसाधन उपलब्धता विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न जो है वान यूथेनेन, क्या वान यूथेनेन के कृषि भूमि उपयोग मॉडल का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है 6 नंबर में अधिकांशतः ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि वान यूथेनेन का कृषि भूमि उपयोग मॉडल क्या है। यूथेनेन का कृषि मॉडल उपयोग क्या है। तो वान यूथेनेन मॉडल में कृषि भूमि उपयोग को केंद्र से दूर जाने पर उत्पादन की प्रकृति बदलती है। केंद्र शहर होता है, पास में ताज़ी सब्जियां और दूध उत्पाद होते हैं और दूर में अनाज और जंगल। उदाहरण के लिए यदि कोई शहर है तो उसके आसपास ताज़ा फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद उगाए जाते हैं क्योंकि ये जल्दी खराब होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न क्या है, उद्योगों की अस्थापना के कारकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं, कई बार एग्जाम में आ चुका प्रश्न है ये। तो उद्योगों की अवस्थापनाओं के कारक हैं कच्चा माल, बाजार, ऊर्जा, श्रम, परिवहन। उदाहरण के लिए इस्पात उद्योग कोयला और लोहा आवश्यक या निकट स्थापित होता है ताकि कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप इसको कह सकते हैं, तो तैयार जरूर कर लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखें जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजन के आधारों की व्याख्या कीजिए। तो विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित करने के आधार हैं जलवायु, भूमि की गुणवत्ता, खेती की विधि, उत्पादन की प्रकृति। जैसे उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में धान की खेती, भूमध्यसागरीय प्रदेश में जैतून और अंगूर की खेती होती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक भूगोल की आधारभूत संकल्पनाओं को सूचीबद्ध कीजिए तथा उनमें से किसी एक का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो क्या है, आर्थिक भूगोल की प्रमुख संकल्पनाएं हैं संसाधन, उत्पादन, वितरण, उपभोग, उपयोग, बाजार, कृषि प्रदेश, आर्थिक क्षेत्र और आर्थिक संगठन। तो ये है इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न भी थोड़ा लॉन्ग में है और डिटेल में। देखिए क्या है, इसको विस्तार से वर्णन करना था, तो ये अभी डिटेल में थोड़ा सा उसका परिभाषा ही होगी। इसको डिटेल में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, विस्तार से संसाधन देखें। तो विस्तार से संसाधन इसको इस प्रकार कह सकते हैं, संसाधन का वह प्राकृतिक या मानव निर्मित वस्तु है जिसका उपयोग मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, खनिज, वन, भूमि, हवा आदि। मानव संसाधन में श्रम, शक्ति और कौशल आते हैं। संसाधन आर्थिक गतिविधियों की नींव होते हैं क्योंकि इनके बिना उत्पादन और उपयोग संभव नहीं है। आर्थिक भूगोल इन संसाधनों का वितरण, उपलब्धता और उपयोग का अध्ययन करता है। संसाधन की उपलब्धता एक क्षेत्र की आर्थिक विकास क्षमता निर्धारित करने का कार्य करती है। और अगला प्रश्न देखें जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप कह सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और अब की बार आने की संभावना इसकी 100% बनी हुई है। तो कौन सा प्रश्न है, आइए देखते हैं। वह प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा जापान में लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों एवं विकास का उल्लेख उत्पादक के साथ कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग प्रमुख है, खासकर मिडवेस्ट क्षेत्र जैसे कि पीटर्सबर्ग। उद्योग के स्थानीयकरण के कारण कच्चे माल की उपलब्धता, कोयला, लौह अयस्क, जल परिवहन, ग्रेट लेक्स और बाजार की निकटता शामिल है। उत्पादन में उच्च गुणवत्ता के इस्पात का निर्माण होता है जो ऑटोमोबाइल निर्माण और रक्षा उद्योगों का उपयोग होता है। जापान में सीमित प्राकृतिक संसाधनों के कारण आयातित कच्चे माल पर निर्भर हैं। जापान के इस्पात उद्योग उच्च तकनीक और कुशल श्रम से विकसित हुए हैं। दोनों देशों में उद्योग की स्थापना बाजार के कच्चे माल और परिवहन में आकर्षक आधार हुई हैं। ठीक, तो ये होते हैं। और अगला जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अल्फ्रेड वेबर के औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत क्या है, स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आ चुका है और आपके पेपर में आने की इसकी 100% संभावना है, 100% आ सकता है और आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आएगा जरूर, तो तैयार कर लीजिएगा। आइए देखते हैं कि अल्फ्रेड वेबर का औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत होता क्या है। ठीक, तो देखिए अल्फ्रेड वेबर का औद्योगिकरण स्थानीयकरण सिद्धांत लागत आधारित है। वेबर के अनुसार उद्योगों का स्थान वह होता है जहां कुल परिवहन लागत न्यूनतम हो।
वे 3 मुख्य कारकों पर जोर देते हैं: कच्चे माल, बाजार और परिवहन लागत। उद्योग स्थानीयकरण में कच्चे माल का वजन, उत्पादन और प्रकृति और बाजार दूरी महत्व होते हैं। सिद्धांत यह बताता है कि कच्चे माल की भारी वस्तुएं और शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं उत्पादन स्थल के पास रहनी चाहिए और जबकि हल्के और अस्थायी उत्पाद बाजार के नज़दीक बनाए जाते हैं। यह सिद्धांत उद्योगों की अवस्थापनाओं को समझने में सहायक होते हैं। तो ये जो प्रश्न है कि अल्फ्रेड वेबर के औद्योगिक सिद्धांत का, ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? अल्फ्रेड वेबर का औद्योगिक सिद्धांत का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, लॉन्ग का प्रश्न है, 10 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने कई सारे प्रश्नों को देखा। कुछ सारे प्रश्नों को शॉर्ट प्रश्न थे जो कि 3 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ 6 नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ 10 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने अभी तक जियोग्राफी में कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो वीडियो को अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।